ना संघर्ष है ना तकलीफ है, ना संघर्ष है ना तकलीफ है, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगती है सीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। आज हम क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और एक चीज़ हम आपके लिए कहना चाहते हैं, आपके लिए हम वीडियो अपलोड करेंगे, आपके लिए हम डेली क्लास लेंगे। यदि आप चाहते हैं कि अपनी कोचिंग का फी को बचाना, यदि आप कोचिंग जाने में दिक्कत हो रही है, तो आप हमारे साथ पढ़ के आप हमारे इस वीडियो को हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अपने जो क्लास 10th के सिलेबस है, क्लास 10th के जो मैथ्स है, उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे, बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे, हर एक चैप्टर स्टार्टिंग होगा। सर आज का फंडा क्या है, आज आप क्या पढ़ाएंगे, जैसे कि आपका हेडिंग लग चुका है पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। ये चैप्टर नंबर 2 है और क्लास 10th का है। तो क्लास 10th का पढ़ाएंगे। आप कहें कौन सा भाषा में पढ़ाएंगे? हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे, लेकिन ज्यादातर हम इंग्लिश का यूज करेंगे। यदि आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई बोर्ड से है, कोई भी स्टेट बोर्ड से है, तो आपका स्वागत है। आप इस बार यदि क्लास 10th का एग्जाम लिख रहे हैं तो आइए दोस्तों, पॉलिनोमियल क्या होता है पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। इसको अभी निचोड़ते हैं कि पॉलिनोमियल वास्तव में क्या होता है, किसको कहेंगे पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल, ये दो वर्ड से बना है, एक है पॉली और एक है नोमियल। अगर हिंदी में अगर देखेंगे तो इसका हिंदी होता है बहुपद। बहुपद भी दो पद से बना है, एक है बहु और एक है पद। बहु मतलब क्या है? बहु मतलब वो सीरियल वाला बहु नहीं, सीरियल वाला सास बहु वाला बहु नहीं है। बहुपद मतलब होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये वो वाले बहुपद है। यानी कि वैसा एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वैसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें बहु यानी कि एक से ज्यादा क्या हो, पद यानी कि टुकड़े हो, टर्म्स हो, ठीक है। यानी कि वैसा एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा बहु मतलब बहुत सारे टुकड़े हो। यदि बहुत सारे टुकड़े हो उसको कहेंगे बहुपद। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखेंगे तो 3x + 2 ये क्या है? ये एक बहुपद है, क्योंकि इसमें भी ये एक टुकड़ा है और ये एक टुकड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे? एक बहुपद कहेंगे, इसको एक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। क्या हम इसको एक पॉलिनोमियल कहेंगे? तो आप कहेंगे कि सर ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुपद का एक शर्त है, वो जो टुकड़ा होगा वो प्लस या माइनस में होगा, ठीक है। ये प्लस या माइनस में होगा। यदि वो डिवाइड में, मल्टीप्लिकेशन में होगा तो वो अलग अलग टुकड़ा नहीं होगा, ये एक ही टुकड़ा माना जाएगा। यानी कि जो टुकड़ा जो सेपरेट होगा, यानी कि टर्म जो अलग अलग होगा, उसमें या तो प्लस लगे होंगे या तो माइनस लगे होंगे। जैसे कि 3x² - 4x - 1 ये क्या है? ये भी एक बहुपद है। जी हाँ स्टूडेंट, ये भी एक बहुपद है, क्योंकि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, और इसके जो बीच में है ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है। यानी कि आप सिंपल कह सकते हैं बहुपद के लिए कंडीशन क्या है? वो जो टुकड़ा है वो अलग अलग रहेगा, किसमें? या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। क्या हम इसको हम बहुपद कह सकते हैं? क्या हम इसको अलग अलग टुकड़ा कहेंगे? नहीं, ये एक ही टर्म होगा। ये क्या होगा? एक ही टर्म होगा, ये अलग अलग टर्म नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में क्या है? इनटू है। तो बहुपद का थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अब हम आपको थोड़ा बताएंगे कि बहुपद में और सर क्या क्या होते हैं। देखिए बहुपद में और दो चीज पाया जाता है। पहला क्या होता है? एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। ये दोनों चीज मिलता है किसमें? बहुपद में, यानी कि पॉलिनोमियल में, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिश मीडियम वाले को तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप मेरे साथ कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं। कॉन्सेप्ट पे हम लोग ध्यान देंगे, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। देखिए दो चीज होते हैं, एक होते हैं कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। थोड़ा हम आपको एग्जांपल देके बता रहे हैं, आपके स्कूल के एग्जांपल देते हैं, ठीक है। आपके स्कूल में ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे, ऐसे दोस्त होंगे जो क्लास 1 से क्लास 10 तक हैं, वही मतलब कभी बदले नहीं हैं, ठीक है। हर सुख में हर दुख में वो दोस्त आपके साथ निभाए हैं, ठीक है। तो वैसे जो दोस्त होते हैं उसको कहते हैं कांस्टेंट, जो कि कभी नहीं बदलते, सुख हो दुख हो हमेशा आपके साथ रहते हैं। यानी कि वैसा दोस्त जो कभी बदलते नहीं है, हमेशा साथ रहते हैं, बचपन से लेकर क्लास 10 तक आपके साथ हैं। तो वैसे दोस्त को क्या कहेंगे? कांस्टेंट फ्रेंड कहेंगे, जो कि कभी नहीं बदलते। क्या कहेंगे? जो कि
कभी भी नहीं बदलते। वैसे दोस्त जो कभी नहीं बदलते उसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट फ्रेंड। लेकिन आप ही के फ्रेंड सर्कल में ऐसे दोस्त होंगे जो कभी कभी तो बहुत अच्छे बोलते होंगे, यार तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम तो हमारी बहुत हेल्प करते हो, तुम तो बहुत अच्छे दोस्त हो। और कभी कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद क्या होता है, जब आपका मैसेज करते हैं तो मैसेज नहीं सेंड करते हैं, फोन करते हैं तो फोन भी रिसीव नहीं करते, मिलने बुलाते हैं तो बोलते हैं हमारे पास अभी समय नहीं है। और वक्त बदलते ही बदल जाते हैं, वक्त मिलते ही पलटी मार लेते हैं, यानी कि बदल जाते हैं। ठीक है, वक्त मिलते ही क्या होते हैं? बदल जाते हैं। क्लास 8 में वो किसी और के साथ घूमता था, क्लास 9 में वो आपको भूल चुका है, फोन भी नहीं रिसीव करता है, यानी कि वक्त के साथ साथ बदल गए। वैसे दोस्त जो वक्त के साथ बदल गए, जो क्या होते हैं? बदल गए। ठीक है, बदल गए, फिर नए नए दोस्त मिलते गए। नए नए दोस्त क्या हो गए? मिलते गए। तो वैसे दोस्त को क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। सेम पॉलिनोमियल के साथ भी दो चीजें होती है। पहला क्या होती है? कांस्टेंट, जो कि कभी नहीं बदलती है। दूसरा होती है वेरिएबल, जिसको कहते हैं, जिसके कि कांस्टेंट को हम हिंदी में अगर कहते हैं तो ये होता है अचर, और वेरिएबल को अगर इंग्लिश में कहेंगे तो ये होता है चर। अगर इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग जानना चाहते हो तो हम दोनों में बताएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए अब इसको हम एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे कि ये एक है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। सर आप ये बताइए, ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं? ये हाँ है, क्योंकि इसके बहुत सारे टुकड़े हैं, ये एक पॉलिनोमियल है। लेकिन आप जो बताएं कि पॉलिनोमियल के पास दो चीज़ें होती है। पहली होती है कांस्टेंट, जो कि कभी नहीं बदलती है, वैसे दोस्त जो कभी नहीं बदलते हैं, और वैसे दोस्त जो वक्त मिलते ही पलटी मार लेते हैं, वक्त मिलते ही बदल जाते हैं, उसको कहते हैं वेरिएबल। सेम इसके साथ भी होता है। बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। ये मत समझिएगा अभी मैथ पढ़ रहे हैं, अभी आप कहानी को समझिए। मैथ आप चुटकी में हलवा में बना लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। देखिए ये 2 आप समझिए, अभी मॉर्निंग टाइम है, ये 2 अभी भी 2 ही है, शाम में भी 2 ही होगा। झारखंड में जो ये 2 है, बिहार में भी वो 2 ही होगा। अमेरिका में यदि ये -3 है, भारत में यदि ये -3 है, अब बताइए क्या अमेरिका में इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। तो यदि हम इस पॉलिनोमियल में अगर कांस्टेंट देखेंगे, कांस्टेंट यानी कि वैसा चीज जो कभी नहीं बदलते, वो कौन कौन है? एक 2 है, एक -3 है, ये 1 है। आप कह सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या कभी चेंज हो सकता है? तो इस तरह का वैल्यू को क्या कहेंगे? कांस्टेंट। हिंदी में कहेंगे अचर। हिंदी में क्या कहेंगे? अचर। ठीक है, अब देखिए चर किसको कहेंगे? चर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल कौन हुआ? ये x हुआ। वेरिएबल कौन हुआ? x²। x ये या तो ओनली x भी मान सकते हैं, क्योंकि इसी का पावर 2 है, इसको कहेंगे वेरिएबल जो बदल जाते हैं। अब बताइए x का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, x का वैल्यू 1 रख सकते हैं, x का वैल्यू 2 रख सकते हैं, x का वैल्यू √2 रख सकते हैं, x का वैल्यू 3 रख सकते हैं, x का वैल्यू 100 रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? अचर कहेंगे, इसीलिए हम इसको वेरिएबल कहेंगे। अब देखिए यहाँ तक आप लिख सकते हैं कि अब आपको क्लियर पूरी तरह से हो गया होगा। आई होप, हम ये आशा करते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। लेकिन आप एक चीज़ कंजूसी कर रहे हैं, अब अभी तक लाइक नहीं किए यार, जल्दी से लाइक कर दीजिए, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं। और अपने फ्रेंड तक शेयर करने में बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम आपकी पूरे कोचिंग की फी बचा दे रहे हैं। तो आपका तो इतना कम से कम दक्षिणा के रूप में होना चाहिए कि हमारे चैनल को जितने भी आपके दोस्त हैं जो इस बार क्लास 10 के एग्जाम लिखने जा रहे हैं, उन लोग तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो आइए थोड़ा पॉलिनोमियल के और थोड़ा निचोड़ देते हैं। देखिए पॉलिनोमियल में क्या होता है, एक पॉलिनोमियल एक टर्म होता है जिसमें पॉलिनोमियल के पास क्या होता है? बहुत सारे टर्म होते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। कांस्टेंट टर्म होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ये भी आपको मालूम है। वेरिएबल्स होते हैं जिसको हिंदी में कहा जाता है अचर, ये सॉरी चर, इसको भी आपको मालूम है। देखिए जो 4 पॉइंट कहता है कि 4 पॉइंट में कहता है कि नॉन नेगेटिव पावर ऑफ x, यानी कि x का जो पावर होगा वो क्या होगा? नॉन नेगेटिव होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, या तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर होगा। ठीक है, जैसे कि दूसरा क्या कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा? यानी कि x के जो पावर होगा या तो इंक्रीजिंग में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, या तो x का जो पावर होगा वो डिक्रीजिंग में होगा। आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है,
जैसे कि एग्जांपल यदि हम कहेंगे कि 3x² माइनस 1/2x + 1, ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके कांस्टेंट है 3 1/2। अब देखिए इसका जो वेरिएबल है ये x है और इसके जो पावर है, इसके पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, नॉन नेगेटिव पावर होना चाहिए। या तो हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है। अब बताइए कभी अगर √x + 1 रहेगा तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर है ये इंटीजर नहीं है, इसका पावर फ्रैक्शन, यानी कि पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। या तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इंटीजर में होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब बताइए इसका यदि हम पावर देखेंगे तो इसका पावर 1/2 है + 1 है। यानी कि आप यदि सिंपल भाषा में, सीधे भाषा में यदि आप समझना चाहते हैं कि पॉलिनोमियल सर हम कैसे पहचानेंगे कि वो पॉलिनोमियल होता है, आपको पहचानने का तरीका होना चाहिए कि जो x के जो पावर है वो हमेशा 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे होना चाहिए। यानी कि x का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब वो इंटीजर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी भाषा में आप समझ सकते हैं कि वो जो x का जो पावर होगा नॉन नेगेटिव होगा, यानी कि होल नंबर होना चाहिए। अरे भाई यहाँ भी आपको अगर क्लियर नहीं है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि x का जो पावर होना चाहिए या तो 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 ऐसे होना चाहिए। यानी कि x का पावर ना तो कभी फ्रैक्शन में आना चाहिए ना तो कभी नेगेटिव में आना चाहिए, तो वो होगा पॉलिनोमियल। तो ये वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या ये वाला पॉलिनोमियल हो सकता है? तो ये वाला भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, क्योंकि 1/x² है, इसको x के पावर -2 + 1 कहेंगे तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसके भी पावर में नेगेटिव और इसका भी पावर में फ्रैक्शन है। तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा सर? x³ + x² + 1 = 0, ये एक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसके जो x के जी जितना भी पावर है, देखिए x का पावर 3 है, x का पावर 2 है और 1 है। 1 मतलब क्या होता है? x का पावर 0 है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, दूसरा है कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। देखिए इसका जो पावर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + x² + x³ = 0, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पॉलिनोमियल का ये सारी बातें, ये सारे क्लियर हो चुके हैं। चलिए अब यहाँ तक जल्दी से आप नोट कर लीजिए। तो आइए एक एग्जांपल के हेल्प से हम लोग पॉलिनोमियल का डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। डेफिनेशन कहता है कि ax² + bx + c इज ए पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है वेयर a b c आर रियल नंबर, यानी कि x² x और ये जो कांस्टेंट टर्म होंगे, ये जो कोएफिशिएंट सब होंगे, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो x के जो पावर होंगे वो क्या होंगे? हाँ, ऑल पावर ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। x पावर क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। चलिए इसको और भी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 1/√2 x² -1/x + 3 +√3 = मान लीजिए 0 रहेगा। आप बताइए ये पॉलिनोमियल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहली बात, ये सब क्या होना चाहिए? कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। ये पावर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन कहता है कि x का जो पावर होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो x का पावर देखिए 2, x का पावर 1, या कुछ नहीं है, यानी कि x का पावर ये कांस्टेंट टर्म है, यानी कि x का पावर 0 है। तो इस केस में ये वाले इक्वेशन क्या होगा? ये वाला इक्वेशन पॉलिनोमियल होगा। लेकिन यदि हम आपको कहेंगे नंबर 2 3x² -√x + 1 = 0, आप बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? बताइए। यहाँ पे ये भी रियल नंबर, यहाँ भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सारे जो टुकड़े किए हुए हैं ये भी प्लस माइनस में टुकड़े किए गए हैं, ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक में दिक्कत है, वो क्या है?
ये जो x का पावर है ये रूट में है, रूट में है यानी कि x का पावर 1/2 है, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन में साफ साफ क्लियर है कि वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाना चाहिए। देखिए तो x का पावर ये 1/2 है, यानी कि ये भी एक इंटीजर नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 3 में हम कर सकते हैं कि x² - 1 ये भी इक्वल टू x² - 1 0 नहीं होगा, x² - 1 ये क्या होगा, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा क्योंकि x का पावर 2 है। ठीक है, देखिए ये जो कोफिशिएंट सब होते हैं ना, ये a b c ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये a b c ये क्या कहता है, रियल नंबर होना चाहिए। मतलब कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में, फ्रैक्शन में, रूट में, कुछ भी हो सकता है, लेकिन x का जो पावर सब होगा ना वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आइए पॉलिनोमियल के जो कुछ खास टाइप है, पॉलिनोमियल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, किस किस कंडीशन में हम प्रकार को डिवाइड करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट कहता है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म की बेसिस पे, टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल के क्या प्रकार है, क्या टाइप्स है, उसके बारे में समझिए। फर्स्ट कहता है कि मोनोमियल। मोनोमियल को हिंदी में कहते हैं एक पद, मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसमें एक पद हो। देखिए टर्म के आधार पर, टर्म यानी कि पद के कंडीशन पर हम पॉलिनोमियल को 3 टुकड़ों में बांट सकते हैं। एक है मोनोमियल, बाइनोमियल जिसके द्विपद, ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपद। देखिए मोनोमियल यानी कि जिसके एक पद हो, एक टुकड़ा हो, उसको क्या कहेंगे, मोनोमियल। जैसे कि 2x एक पद, एक टुकड़ा, 1 एक टुकड़ा, x⁻15 ये एक टुकड़ा। देखिए पावर कुछ भी हो, हमको टर्म के अनुसार डिवाइड कर रहे हैं, टर्म के अनुसार टुकड़े कर रहे हैं, तो ये एक टुकड़ा हुआ, ये एक टुकड़ा हुआ, ये एक टुकड़ा हुआ, ये एक पद, ये एक पद, ये एक पद। तो जिसमें अगर सिंपल भाषा में कहेंगे जिसके एक टर्म हो, एक पद हो, उसको कहेंगे मोनोमियल। नाम से पता चल रहा बाइनोमियल जिसको कहेंगे द्विपद। आप हिंदी वाले नाम से भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसके 2 पद हो, जिसके 2 टुकड़े हो, 2 टर्म्स हो, उसको कहेंगे बाइनोमियल। जैसे कि x+1 एक पद, एक पद, x² - 3 ये एक टर्म, x⁻15 + 1 ये एक टर्म। तो इस केस में 2 टर्म, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2x भी लिख सकते हैं यहाँ पे, हाँ ऐसे, ठीक है। ये एक टर्म, एक टर्म, दो का टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है, तो जिसके 2 टर्म होते हैं उसको बाइनोमियल कहेंगे। लेकिन कहता है ट्राइनोमियल, त्रिपद। नाम से पता चल रहा भाई 3 पद जिसके होने चाहिए, x³ - x² + 1, x⁻13 - x⁻12 प्लस x⁻5। ठीक है, देखिए इसके भी 3 टर्म, इसके भी 3 टर्म। तो आपको क्लियर हो गया होगा मोनोमियल जिसके एक टुकड़े हों, बाइनोमियल जिसके 2 पद हो, और ट्राइनोमियल जिसके 3 पद हो। लेकिन एक और टाइप है, ये तो हम टर्म के आधार पर भी 3 टुकड़ा में बांट लिए, 3 टाइप्स में बांट लिए। लेकिन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के क्या टाइप हैं। देखिए लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर का हिंदी होता है रैखिक, ठीक है, यानी कि वैसा पॉलिनोमियल जिसमें x का जो पावर होगा, हाईएस्ट पावर वो 1 होना चाहिए। x का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे कि 4x - 5, देखिए x का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो ये क्या होगा, लीनियर होगा। हाईएस्ट पावर, ऐसा नहीं कि x का पावर, ठीक है, x का जो हाईएस्ट पावर वो होना चाहिए 1। जैसे कि अब हम कर सकते हैं x+1, x - 13 ये क्या है, एक 2x - 13 ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल उसको कहेंगे जिसमें x का जो हाईएस्ट पावर होगा वो 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक किसको कहेंगे, द्विघाती। अरे भाई नाम से ही पता चल रहा, द्विघाती। द्विघाती किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। डिग्री के बेसिस पे द्विघाती, यानी कि वैसा पॉलिनोमियल जिसमें x का जो हाईएस्ट पावर होगा वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे कि x² - x+1, ठीक है। बताइए x का पावर 1 भी है, x का पावर 2 भी है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है वो कितना, 2 है, तो ये क्या होगा, द्विघाती। फिर 2x² + 1 ये भी क्या होगा, द्विघाती होगा। नेक्स्ट कहता है क्यूब, यानी कि त्रिघाती। x का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए।
ठीक है। तो ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल हो गया क्यूबिक त्रिघातीय। ठीक है, तो यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए। अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए। जो जो चीज़ करने का, लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना भी कुछ करने का, उसमें कंजूसी नहीं करना भाई। आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत का जोश जुनून दिखना चाहिए। जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए। स्टूडेंट अब आइए पॉलिनोमियल के जो जीरो होते हैं, यानी कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल के ऊपर बात करते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है बहुपद के शून्यांक। क्या होता है बहुपद के शून्यांक? बहुतों को तो ऐसा होता है, पहले फील कीजिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन तो पूरे पता होते हैं, लेकिन आखिर शून्यांक क्या होते हैं, कैसे उसको निकाला जाता है, वो चीज़ आपको नहीं पता होता है बहुत सारे स्टूडेंट को। लेकिन आपको पता है हम एकदम कॉन्सेप्ट से लेते हैं, एकदम खखोर के पढ़ाते कहेंगे तो एकदम जड़ से पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए मान के चलिए लेट पी ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल। मान लेते हैं पी ऑफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल। पहले आप एग्जांपल समझिए, अच्छा पहले डेफिनेशन ही समझिए। लेट पी ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल। मान लेते हैं पी ऑफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है। लेट के इज ए रियल नंबर, और के क्या है, एक कोई रियल नंबर है। इफ यदि पी ऑफ के का वैल्यू यदि जीरो होगा, देन के इज कल जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। सर हमें समझ में नहीं आया, अच्छे से समझिए, आपके जवाब में ऐसे ही आए होंगे, ठीक है। तो आपको यदि हम सिंपल भाषा में समझाएंगे, मान लेते हैं पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। मान लेते हैं इस पी ऑफ एक्स जो ये एक पॉलिनोमियल है, यदि हम एक्स के प्लेस पे एक नंबर रखते हैं पी ऑफ के, और ये जो पी ऑफ के का वैल्यू यदि जीरो आ जाता है, तो उस केस में ये जो वैल्यू के रखें उसको कहेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी कि आप सिंपल भाषा में कहेंगे तो पॉलिनोमियल के जो जीरो होते हैं, जीरो को कहा जाता है रूट भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं, रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, या तो सॉल्यूशन भी कहा जाता है। वरना आपको पता चला कि ऐसे दे देगा तो आप कहेंगे कि हम तो जीरो पढ़े हैं, हम रूट्स क्या पढ़े हैं। रूट्स बोले सॉल्यूशन बोले, बात एक ही है। कहने का मतलब किसी भी पी ऑफ एक्स का जब जीरो निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं, तो वो एक ऐसा वैल्यू होता है जिसको हम पुट करते हैं तो वो पी ऑफ एक्स का वैल्यू, वो पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो होता है। यानी कि सिंपल भाषा में कहेंगे कि एक्स का वो वैल्यू, एक्स का वो मान जिसको पी ऑफ एक्स में रखने के बाद वो जो पी ऑफ एक्स दैट इज वो जो पॉलिनोमियल होगा उसके वैल्यू पूरे जीरो हो जाएंगे। तो उस केस में वो नंबर को क्या कहेंगे, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल और सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहां तक भी यदि आपको क्लियर नहीं हुआ तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हम आपको और भी एग्जांपल देके समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए पी ऑफ एक्स का जो वैल्यू है ये x माइनस 3 है। यदि हम x का वैल्यू 3 पुटिंग करेंगे, कहाँ पे, पी ऑफ 3 पे, तो x का वैल्यू यदि हम 3 पुटिंग करेंगे तो 3 माइनस 3 हो जाएगा 0। देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू x माइनस 3, हम x के प्लेस पे 3 रखें तो जहां जहां x है वहां वहां भी 3 रखा जाएगा। तो जब भी हम 3 रखें तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। दैट मीन्स हम कहेंगे कि ये वाले पॉलिनोमियल का जो 0 होगा वो क्या होगा, ये 3 होगा। क्यों? क्योंकि यानी कि हम यदि हम कहेंगे 0 या तो रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल इज क्या होगा, 3, ठीक है। क्योंकि हम जैसे ही x का वैल्यू 3 पुटिंग किए तो ये वाले पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, 0 हो गया। दैट मीन्स ये जो 3 है, यानी कि जो नंबर हम रखें, जो नंबर पी ऑफ एक्स के बाद रखने पर पी ऑफ एक्स का जो वैल्यू हो वो 0 आ जाता है, तो वो जो नंबर है उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर भी जो है के कोई नंबर था, जब इस के को जब पॉलिनोमियल में रखा जाए तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया, तो उस केस में वो वाले के को सॉल्यूशन रूट्स या 0 कहेंगे, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एग्जांपल रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू मान लीजिए 0 रहेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू हम क्या क्या, मान लीजिए एक ऐसा करते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा तो आप खुद समझिए, जब हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो पी ऑफ 1 का वैल्यू कितना आएगा,
1 का स्क्वायर -1 दैट इज 1 - 1 इक्वल टू 0। जब हम x का वैल्यू -1 रखेंगे तो p ऑफ -1 का जो वैल्यू होगा वो होगा -1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, यानी कि 1 - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हैं कि ये वाले पॉलिनोमियल के पास दो जीरो हैं, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 आर 0 इज ऑफ p ऑफ x। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 ये वो वैल्यू है, ये वो मान है जिसको हम ये वाले p ऑफ x के रखने पर वो 0 आ जाता है। तो आपको 0 क्या होता है समझ में आ गया होगा। फिर भी हम एक लाइन में समझा देते हैं, लास्ट बार समझा देते हैं। एक कोई p ऑफ x से एक कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। 0 क्या होता है? 0 एक नंबर होता है, एक वैल्यू होता है। तो कोई नंबर को जब हम पॉलिनोमियल में रखेंगे और उस पॉलिनोमियल का वैल्यू यदि 0 आ गया, देखिए कोई नंबर को हम पॉलिनोमियल में रखें और इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया, कोई नंबर को हम पॉलिनोमियल में रखें, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया, तब उस केस में वो जो नंबर सब होगा वही 0 कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है वो वैल्यू को 0 कहते हैं, वही वैल्यू को रूट्स कहा जाएगा, वही वैल्यू को सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए यहां तक आप जल्दी से लिख लीजिए। लेकिन आपको यदि हम ऐसे और भी समझाएंगे तो आपको हम एक और तरीका समझा सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्राफ होगा, देखिए ग्राफ यदि हम बनाएंगे तो मान लीजिए हम इसको y इक्वल टू मान लेते हैं, y इक्वल टू x - 3। इसका यदि हम वैल्यू टेबल बनाएंगे तो क्या होता है, ये है x, ये है y। जब हम x का वैल्यू यदि 3 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा, x का वैल्यू 4 रखते हैं तो x का वैल्यू यदि 4 रखते हैं y का वैल्यू 1 आएगा। तो जब भी हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं x डैश y डैश, ठीक है, तो ग्राफ पे जब बनाते हैं तो x का वैल्यू 0 मान लीजिए यहाँ पे है 1 2 3 4 -1 -2, यहाँ पे होगा -1 -2, सॉरी यहाँ पे +1 होता है, इधर होता है -1 -2। देखिए x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 0। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन होगा, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 4 तो y का x का वैल्यू जब 4 तो y का वैल्यू 1, यानी कि लाइन ऐसे पासिंग करेगा। तो देखिए आपको यहाँ से एक और चीज क्या क्लियर होता है, जो 0 होता है ना वो x एक्सिस में पाया जाता है। देखिए x इक्वल 3 के कहाँ पे पाया गया, x एक्सिस में पाया गया। यानी कि यदि आपको ग्राफ दिया जाए, ठीक है, यदि इस तरह के ग्राफ आपको दिया जाए और आपको कहेगा कि ये वाले पॉलिनोमियल के शून्यांक बताइए, ये वाले पॉलिनोमियल के 0 बताइए, तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा? आपको ये वाले एग्जाम्पल से पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए सर? ये वाले एग्जाम्पल से पता होना चाहिए कि वो जो 0 होता है वो x का वैल्यू होता है, ठीक है, और वो जो 0 होता है वो हमेशा x एक्सिस में पाया जाता है। यानी कि कोई ग्राफ अगर ऐसा है, वो ग्राफ अगर 2 बार इस तरह से कट करता है, यानी कि आप कहेंगे कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है, ये वाला जो पॉलिनोमियल है जिसको ग्राफ दिया गया है, ये 2 जगह पे 0 हुए हैं, एक ये वाले जगह पे और एक ये वाले जगह पे। ठीक है, जब हम x का वैल्यू यहाँ पे रखे हैं तो p ऑफ x का वैल्यू 0 आया है, जब हम x का वैल्यू ये जगह पे रखे हैं तो भी p ऑफ x का वैल्यू 0 आया है। तो यदि आपको ग्राफ दे दिया जाए और बोलेगा कि नंबर ऑफ 0 निकालिए, नंबर ऑफ शून्यांक निकालिए, तो आप कैसे पता कीजिएगा? आपको पता करना होगा कि वो जो ग्राफ है वो x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा नंबर ऑफ जीरोज उतने होंगे, शून्यांक की संख्या उतने होंगे। बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? तो देखिए ये एक बार कटा है, यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है ये वाले पॉलिनोमियल तो एक बार कट ही गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं जो कि लीनियर है। जैसे कि देखो मान लीजिए हम निकालते हैं y p ऑफ x इक्वल टू मान लीजिए 3 करते हैं, ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू 3। तो p ऑफ x इक्वल टू जब 3 करेंगे तो x डैश
वाई वाई डैश। पी ऑफ एक्स मतलब क्या था, वाई इक्वल टू 3। तो ये जो y इक्वल टू 3 है ये ऐसे जाएगा। आप कहेंगे सर इसमें तो x का वैल्यू 3 हुआ ही नहीं, सॉरी ये तो x एक्सिस को कटा ही नहीं, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे कुछ है ही नहीं जो इसको 0 कर देगा। आप बताइए x का वैल्यू क्या रखेंगे कि यहाँ पे 0 आ जाएगा। आपके पास कोई मान ऐसा है ही नहीं जो ये वाले पॉलिनोमियल को 0 कर दे। यानी कि अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ये कभी x एक्सिस को नहीं कटेगा। क्लियर है? तो यानी कि आप कहेंगे सर ये भी क्या कहते हैं उसको, लीनियर है। यानी कि तो इस केस में क्या होगा कि ये वाले जो पॉलिनोमियल होगा इसका पावर कितना होगा, मतलब इसका जो क्या कहेंगे x का वैल्यू नहीं निकल रहा है, यानी कि x के जितनी हाईएस्ट पावर होंगे ना उससे 1 डिग्री, मतलब ऐसे समझिए कि एक तो x एक्सिस को कटेगा, कभी कभी नहीं भी कट सकता है। ठीक है, अब चलिए इसको हम ऐसे समझाते हैं, लेकिन पहले इसको लिख लीजिए जल्दी से। तो आइए स्टूडेंट पॉलिनोमियल के और भी कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल जब भी होगा, हम आपको बताए थे कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हमेशा वो एक्स एक्सिस को कटते हैं, क्योंकि एक्स का ही वो वैल्यू रहता है जहां पे पी ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो होता है। तो कहता है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या कहता है, एक्स एक्सिस को एक बार कटेगा, यानी कि जो लीनियर होगा अधिकतम एक्स एक्सिस को एक ही बार काट सकता है, एक्स एक्सिस को एक से ज्यादा बार नहीं काट सकता। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल से बताएं, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक बार इसलिए कटेगा क्योंकि वो मान लीजिए लीनियर है, एक्स प्लस 1 है, तो ये एक लाइन के इक्वेशन है। तो ये जब लाइन के इक्वेशन है, एक्स एक्सिस को ज्यादा से ज्यादा कितने बार काट सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक ही बार काट सकता है। वो या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक्स, देखिए ये वाला लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ पे कटा है, ये वाला लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ पे कटा है, ये वाला लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ पे कटा है, ये वाला लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ पे कटा है। यानी कि लीनियर में एक्स एक्सिस को एक से ज्यादा बार नहीं काट सकता है। यानी कि जब भी लीनियर होंगे तो उसको जो उसके जो जीरो होंगे, यानी कि जो शून्यांक होंगे, वो या तो नंबर ऑफ शून्यांक यानी कि नंबर ऑफ जीरोस या तो जीरो होगा या तो 1 होगा। शून्यांक की संख्या एक नहीं, एक गो आएगा या तो जीरो को आएगा। बात क्लियर है? जीरो मतलब क्या, एक भी शून्यांक नहीं, 1 मतलब कोई एक शून्यांक आएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आइए। क्वाड्रेटिक मतलब x का पावर 2, हाईएस्ट पावर 2, तो x एक्सिस को अधिकतम कितने बार कटेगा, 2 बार कटेगा। x एक्सिस को 2 बार कटेगा नहीं, अधिकतम हाईएस्ट 2 बार कटेगा। यानी कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक पैराबोला का शेप बनाते हैं। ठीक है, तो पैराबोला कैसा होता है जरा देखिए। जब भी कोई क्वाड्रेटिक होता है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, वाई डैश, ठीक है, वो पैराबोला मान लीजिए ऐसे हुआ, ऐसे। ठीक है, तो अब बताइए, देखिए जब भी क्वाड्रेटिक रहेगा यानी कि एक्स का पावर कितना रहेगा, 2 रहेगा, तो उस समय उसका अगर शेप बनाएंगे ना तो वो इस तरह से दिखेगा। तो मान लीजिए ऐसे कट गया, तो हम आपको बताए थे कि जो भी क्वाड्रेटिक होता है वो क्या करता है, उसके देखिए अब इसे समझिए, क्वाड्रेटिक का जो नंबर ऑफ शून्यांक होता है, नंबर ऑफ जीरो होते हैं, वो या तो जीरो होंगे, मतलब एक भी शून्यांक नहीं निकला, या तो एक गो शून्यांक निकलेगा, या तो 2 गो शून्यांक निकलेगा। यानी कि क्वाड्रेटिक ज्यादा से ज्यादा एक्स एक्सिस को 2 बार काट सकता है। अब क्वाड्रेटिक यदि ज्यादा से ज्यादा एक्स एक्सिस को 2 बार काट सकता है, हम एक एग्जांपल में भी बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का यदि शून्यांक कहेंगे तो इसका शून्यांक होगा x इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि x का वैल्यू 1 पे भी 0 देगा, और x इक्वल टू माइनस 1 आएगा क्योंकि x का वैल्यू माइनस 1 पर भी 0 देगा। बताइए इसके कितना शून्यांक, हाईएस्ट 2 शून्यांक। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो नंबर ऑफ जीरो होंगे उसके पावर से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 15 है, तो उसका जो ग्राफ होगा ना वो एक्स एक्सिस को 15 बार से ज्यादा बार नहीं काट सकता है। यानी कि उसके जो शून्यांक होंगे, उसके जो जीरो होंगे, वो उसका नंबर ऑफ जो जीरो होंगे, जीरो की जो संख्या होगा वो 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
ज़्यादा से ज़्यादा उसको 15 को ही जीरो आएगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए एक्स एक्सिस को इस तरह से काटेगा तो जीरो की संख्या कितना होगा 2, क्योंकि यहाँ आएगा यहाँ आएगा। बात क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए एक्स एक्सिस को ऐसे काट गया, अब बताइए ऐसे यदि कटेगा तो बताइए ये भी क्वाड्रेटिक है। अब खुद समझिए यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने बार कटा है, एक बार। हो सकता है ऐसे कट गया, ले जा कटबे नहीं किया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक हाईएस्ट कितने बार कटता है, 2 बार, ठीक है। क्यूबिक में अगर देखा जाए तो इसका यदि शून्यांक देखा जाए तो क्यूबिक का हाईएस्ट पावर कितना होता है 3, यानी कि इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो इस तरह से होगा, ठीक है। ऐसे नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से ग्राफ बन गया, ठीक है। एक बार, 2 बार, कितना बार हुआ, 3 बार। तो जो क्यूब होगा उसका जो जीरो होगा या तो 3 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 0 आ सकता है। यानी कि क्यूबिक का, यानी कि जो क्यूबिक होगा वो एक्स एक्सिस को कितने बार कटेगा, वो एक्स एक्सिस को 3 बार कटेगा, 3 से ज़्यादा बार नहीं कटेगा। तो ये सारे पॉइंट को हम निचोड़ते हैं, एक शब्द में कहना चाहते हैं, आंख बंद करके सबको कहिए, जहाँ पे बैठे हैं वहाँ कहिए, लीनियर एक्स एक्सिस को हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार काट सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कटेगा, ठीक है। यानी कि उसके जो जीरो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा एक आ सकते हैं, ठीक है, एक वो जीरो आ सकता है। क्वाड्रेटिक क्या होता है, ये एक्स एक्सिस को अधिक से अधिक 2 बार कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 4 बार एक्स एक्सिस को कट कर दिया, नो, ठीक है। और उसके जो जीरो की संख्या होगा वो या तो एगो जीरो निकलेगा, या तो एक भी नहीं निकलेगा यानी कि 0, या तो 2 निकलेगा। और क्यूबिक जो है ये एक्स एक्सिस को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही काट सकता है, 3 से ज़्यादा बार नहीं काट सकता है। यानी कि आपको यहाँ से हम एक चीज़ क्लियर होता है, यहाँ से जल्दी से लिख लीजिए, यहाँ तक में आपको एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं नोट में, इफ p of x be a polynomial of डिग्री n, मान लीजिए p of x क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, देन नंबर ऑफ जीरोज लेसर इक्वल n। देखिए कोई पॉलिनोमियल है जिसका पावर कितना होता है, डिग्री, जिसका जो डिग्री है n है, यानी कि उसका जो हाईएस्ट पावर है वो n है। तो उसका जो जीरो होगा ना हमेशा वो n से छोटा होगा, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ से क्या क्लियर होना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए। मान लीजिए कोई एक लाइन में समझिए, कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसकी आपको जीरो फाइंड करना है। तो उसका जो जीरो होगा उसका जीरो हाईएस्ट पावर से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो जल्दी से यहाँ तक लिख लीजिए। तो आइए स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 जो है उड़ा देते हैं इसको, ठीक है, 1 मिनट में होगा। देखिए 2.1 में कहता है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, एक ग्राफ दिया हुआ आर गिवन इन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज पूछा। नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या पूछा। आपको हम बता चुके हैं एक्स एक्सिस में कोई भी ग्राफ जितनी बार कट करता है वो उसके नंबर ऑफ शून्यांक कहलाता है। अब बताइए, ये एक क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिलेंगे। ये जो ग्राफ है ये बताइए ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट करता है, एक बार भी नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि ये एक्स एक्सिस को नहीं कट करता है तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो एक भी बार कट नहीं किया यानी कि जीरो हो जाएगा। ये कितने बार कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है इसको यदि हम पी ऑफ एक्स पे रखते हैं तो उसका वैल्यू जीरो होता है। तो नंबर ऑफ जीरो यदि देखा जाए 1, ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट करता है, एक बार, 2 बार, 3 बार। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितना होंगे 3। ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट करता है सर, एक बार यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे एक बार कट कर रहा है। तो ये जो है नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे।
ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यानी कि इसके चार जीरो है, इसके चार सॉल्यूशन, इसके चार रूट्स है। जीरो बोले, सॉल्यूशन बोले, रूट्स बोले, बात एक ही होता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसके जो जीरोज आएंगे वो 4 आएंगे, 1 2 3 4। इसके नंबर ऑफ जीरो देखिए, ये कितने बार कट करता है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो ये नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट, अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, अभी अभी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिए, अब का जो टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसके जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 2 है, एक्स कोएफिशिएंट 8 है और कांस्टेंट टर्म जो है 6 है। और ये अगर एक पॉलिनोमियल है तो इसके कुछ जीरोज भी आएंगे, यानी कि एक्स का कुछ ऐसे भी मान आएंगे जिसको हम यहाँ पे रखने पे ये पी ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो आएगा। तो कहता है कि जीरो, ठीक है, जीरो किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है और जो उसका कोएफिशिएंट होता है उसके साथ क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, ठीक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए इसलिए हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। पहले इसका शून्यांक फाइंड करेंगे, यानी कि जीरो फाइंड करेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। जब हम इसका यानी कि हम ये निकालना चाहते हैं कि x का वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुटिंग करेंगे कि जीरो आ जाए, तो ये वाले इक्वेशन को ही हम जीरो के इक्वल किए, उसके बाद फैक्टर करेंगे। ठीक है, जैसे कि x का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका ऐसा टुकड़ा करना पड़ेगा, कैसा टुकड़ा करना पड़ेगा, 6 इक्वल टू जीरो, माइनस 8x का ऐसा टुकड़ा करना पड़ेगा कि इसको अगर सम करते हैं तो माइनस 8x आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा, 6 आना चाहिए, तो सॉरी 12 आना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 6x माइनस 2x। देखिए, माइनस 6x माइनस 2x हो जाता है माइनस 8x, और माइनस 6x माइनस 2x हो जाएगा 12x स्क्वायर, और 6 इंटू 2 हो जाएगा 12x स्क्वायर। तो 2 जब यहाँ से कॉमन निकाले जाते होंगे तो 2x यदि हम यहाँ से कॉमन निकालते हैं, 2x यदि हम कॉमन निकालते हैं तो हमारा यहाँ पे बचेगा x। 2x कॉमन निकालते हैं तो सॉरी यहाँ से एक मिनट, इसको हम और भी इजी करते हैं। पहले तो 2 कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू हो जाता है जीरो। अब इसके दो टुकड़ा करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स लिख सकते हैं प्लस 3 इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि माइनस 3x माइनस एक्स क्या होगा, माइनस 4x ही होगा। और इसको ऐसे टुकड़ा करना पड़ेगा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा 3x स्क्वायर वो इक्वल होना चाहिए इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो फैक्टर करके जब हम इसमें x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम कॉमन देखिए, अब बोलेंगे कि ये वाले 2 कहाँ गया, ये वाले 2 जीरो के नीचे चल गया, तो फिर जीरो ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से यदि हम x कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे x माइनस 3 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 बचेगा। ठीक है, तो x माइनस 3 अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 3। यदि कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, यानी कि x माइनस 3 इक्वल टू जीरो आ गया और x माइनस 1 इक्वल टू जीरो आ गया। दैट मीन्स x का वैल्यू जो आएगा 3 आएगा और x का वैल्यू आएगा 1। आपको लग रहा होगा कि देखिए दो चीज का प्रोडक्ट जीरो है। देखिए, दो भी नंबर का प्रोडक्ट कब जीरो हो सकता है, जब या तो ये वाले नंबर जीरो होंगे या तो ये वाले नंबर जीरो होंगे। इसीलिए इसके इक्वल टू भी जीरो पुटिंग किया गया और इसके इक्वल टू भी जीरो पुटिंग किया गया। उस समय x का जो वैल्यू आया 3 और 1 आया। अब बताइए, x का वैल्यू यदि हम p ऑफ x पे रखते हैं, यानी कि p ऑफ 3 का वैल्यू रखते हैं p ऑफ x पे, तो क्या होना चाहिए, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस का 6, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 और माइनस 24 हो जाएगा जीरो।
और पी ऑफ 1 का जो वैल्यू भी होगा इसको भी 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 6 यदि करते हैं इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 आर पोलिनोमियल सॉरी 0 होगा, जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। हम पहले आपको फॉर्मूला प्रूव कर देंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली समझाएंगे, वरना हम एक लाइन में भी लिख सकते थे क्या क्या संबंध होता है। पहले आप समझिए चीज़ों को कि कैसे वो संबंध बना है। देखिए अब हम मान लीजिए सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम देखिए 0 या तो सम ऑफ, यदि हम निकालना चाहेंगे सम ऑफ रूट्स को या तो सम ऑफ 0 भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, सम ऑफ जो 0 होगा वो कौन कौन निकला है, एक 3 निकला, 1 निकला और 3 निकला, यानी कि हम इसको 4 कह सकते हैं। और ये वाले जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं -4, क्योंकि +4 है तो -4 ही आएगा। रिलेशन को समझिएगा, चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। अब ये जो -4 है इसको हम लिख सकते हैं -8/2। बताइए 2 से जब 8 कटेगा तो -4 ही बचेगा। अब बताइए ये जो -8 है, ये -8 क्या है, यहाँ से ये जो -8 है ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, x के साथ गुना में है, x के साथ क्या है, गुना में है, तो इसको क्या कहेंगे, x का गुणांक। यदि इसको हिंदी में क्या कहेंगे, x के साथ गुना में है -8 यानी कि x का गुणांक। इंग्लिश में क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या कहेंगे, ये -8 को क्या कहेंगे, COEFFICIENT कोएफिशिएंट ऑफ x। ये जो 2 है ये किसका गुणांक है, ये 2 गुणांक है x² का गुणांक है, यानी कि हम लिख सकते हैं COEFFICIENT कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है कि जो सम ऑफ जीरोस होते हैं यानी कि जो सम ऑफ रूट्स होते हैं वो किसके इक्वल आते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल आते हैं। हम समझा रहे हैं, बहुत अच्छा से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इतना भी एक्सप्लेन करके प्रूव करके नहीं समझ में आएगा, आप बहुत सारे चैनल में देखे होंगे, डायरेक्टली भी कर देगा, ठीक है। हम आपको फिल करवा दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट बताइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर करेंगे तो 1 इंटू 3 करेंगे यानी कि 3, और ये वाले 3 को हम लिख सकते हैं 6/2। ये वाले 3 को 6/2 लिखेंगे तो 3 आएगा। आप कहेंगे इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं, शेडिंग कर रहे हैं। अब ये जो 6 है, क्योंकि हमको संबंध भी बनाना है, संबंध क्या होगा, ये वाले जो 6 है ये है कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहां तक लिख लीजिए, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। तो आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक आप समझ गए होंगे कि सम ऑफ जीरो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, जबकि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। यही है जो संबंध, जो रिलेशन, जो रिश्ता हम पढ़ना चाहते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता ये कहलाता है, ठीक है। लेकिन इसको थ्योरी वाइज समझाते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए जो लागू होगा इसके लिए हम फॉर्मूला अभी अभी गर्मा गर्म आपको बताएंगे। पहले जल्दी से लिख लीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। लाइक शेयर करने बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आइए इसकी अब कॉन्सेप्ट थ्योरी पे ध्यान देते हैं। आपको पहले हम एग्जाम्पल प्रूव कर चुके हैं, एग्जाम्पल से प्रूव कर चुके हैं कि रूट्स कैसे, जीरोस कैसे निकलता है। देखिए मान लिए हैं कि उस समय देखिए जो हमारा निकला था उस समय 1 और निकला था 3 निकला था, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं 1 जो है अल्फा है और 3 जो बीटा है, क्योंकि हर एक जगह पे 1 और 3 नहीं आ सकते, कुछ अलग भी आ सकते हैं, इसलिए हम एक अननोन वैल्यू लिए हैं अल्फा बीटा आर जीरो, इसी को कहते हैं रूट्स।
ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो रूट्स है अल्फा बीटा है, यानी कि जो इसका सॉल्यूशन है, इसका जो जीरोस है वो क्या है, अल्फा बीटा है। इसका संबंध क्या होगा, सम ऑफ रूट्स, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा, इससे पहले हम उसको जोड़ के दिखा दिए थे 1 + 3, उस समय क्या आया था, जरा आप एग्जाम्पल को पीछे पलट के देखिए, उस समय आया होगा यहाँ पे माइनस आया होगा कि नहीं आया होगा। उसके बाद आप लिखे होंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट COE, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो सम ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, बी है, यानी कि माइनस का b/a। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हम अपने से नहीं लिख रहे हैं, आपको हम फिल करवा दिए हैं, आपको हम प्रूफ करवा दिए हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा बीटा यदि हम फाइंड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए आंसर क्या आया था, ये c/a आया था, यानी कि कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक मिनट मिस्टेक लिखे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ये आता था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आएगा कांस्टेंट टर्म, ये वाला आता था और ये वाला आता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि आता था c/a, अल्फा बीटा का वैल्यू, जल्दी से लिख लीजिए। यानी कि आपको समझना होगा, यहां तक कि निचोड़े जाने के बाद आपको एक लाइन में समझना होगा कि यदि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² + bx + c, तो आप क्या करेंगे, यदि आपको सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो ये वाला जो ये वाला b है और ये वाला a है, इसको हम -b/a कर देंगे। यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a होता है। b क्या है, a क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ x और c जो है कांस्टेंट टर्म है। और यदि आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछे, यानी कि अल्फा बीटा पूछे, तो आपको क्या बताना है कि कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि c/a। तो यहां तक फंडा क्लियर होना चाहिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। कैसा लग रहा है इसका भी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा एनर्जी बढ़ता है ताकि हम आपके लिए डेली अच्छा वीडियो लेकर आए। तो आप क्या चाहते हैं, आप अच्छा और भी क्लास को इंप्रूव करना चाहते हैं, इसके लिए शेयर करना चाहिए, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए। देखिए, अब हम एक महत्वपूर्ण सूचना अच्छा टॉपिक बताएंगे जो कि आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। देखिए, यदि आपके कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए रहेंगे, ठीक है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो आप उसका सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसे जरा सोचिए, यदि उल्टा दिया हुआ रहेगा, फिर से समझा रहे हैं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो रहेगा, आपको पूछेगा कि सम ऑफ रूट्स, तो आप -b/a कर दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो आप c/a कर दीजिएगा। कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। लेकिन यदि आप सोचिए, यदि इससे उल्टा पूछे, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरो बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, एक ही बात है, बातों को समझिएगा। अगर दिया हो रहेगा अल्फा बीटा का सम और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, पहले क्वाड्रेटिक दिया हुआ था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पूछा था, अभी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ रहेगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछेगा, तो आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिएगा। उसका एक सीधा सा फॉर्मूला, आसान सा फॉर्मूला हम आपके लिए बता रहे हैं। देखिए, मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x², मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नोट में लिख लीजिएगा इसको, x² + bx + c = 0। यहाँ से यदि हम a कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x²। बताइए, क्या यहाँ पे a है? नहीं है, तो हम इसको b/a लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? है नहीं। जब भी नहीं होता, जबरदस्ती कॉमन निकाला जाता है तो नीचे तो हमें देना पड़ता है। तब ना ये वाले a को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ax², और ये वाले a को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ था नहीं तो नीचे a को छोड़ के जाना पड़ेगा ना।
ठीक है, यहाँ भी नहीं है, जबरदस्ती हम कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। कैसे होगा सर, फिर से सोच के देखिए, सी बाई ए होगा तभी ना जब ये ए अगर फिर से अंदर जाने का मन करेगा तो ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए और ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर, ये वाले ए को हम 0 के नीचे चल गया, ठीक है, वो हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर हम इसको माइनस प्लस को हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये माइनस माइनस फिर तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस क्या होगा, सी बाई ए इक्वल टू 0। अब बताइए एक्स स्क्वायर माइनस ये जो माइनस बी बाई ए है ये क्या है, ये और कुछ नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा ही तो है। ये जो सी बाई है ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये अल्फा इंटू बीटा ही तो है। बात क्लियर है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यानी कि आपको यहां से और एक चीज क्लियर होना चाहिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। और एक तरीका से आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस सम ऑफ रूट्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और एक तरीका से यदि आप हिंदी भाषी वाले हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल इक्वल टू हो गया 0। कैसा लगा आपको, थम्स अप कर दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से आप इसको लिखिए। तो आइए एक्सरसाइज 2.2 को भी उड़ा देते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 2.1 उड़ाए थे। एक्सरसाइज 2.2 के सारे थ्योरी कॉन्सेप्चुअल से हम आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। एक्सरसाइज 2.2 में कहता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोज यानी कि इसके शून्यांक पूछे हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम हिंदी में भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जीरोज का मतलब होता है शून्यांक। ठीक है, एंड वेरीफाई करना, आपको वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरो और कोफिशिएंट के बीच में आपको संबंध भी बताना है कि क्या संबंध होता है, उसको आप वेरीफाई भी करना है। तो आइए सबसे पहले जीरो फाइंड करते हैं। जीरो क्या होता है, एक्स का वो मान होता है जिसको हम यहाँ पे रखने पे जीरो दे देता है। तो हम मान लिए कि ये जो वैल्यू है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर है। वी हैव, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 पुटिंग करेंगे। ये पूरे पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, 0 पुटिंग करेंगे। तब ना जो हमारा x का वैल्यू आएगा वो भी उसको जो हम रखेंगे तो वो इधर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 करने के लिए आपको फैक्टर करना पड़ता है पॉलिनोमियल का, इसका फैक्टर करेंगे। देख, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को आप ऐसे तोड़िए कि ये सॉल्यूशन करने से माइनस 2x आ जाए। तो आप सोचिए क्या करेंगे, माइनस 4x प्लस 2x लिख सकते हैं, माइनस 8 इक्वल टू 0। आपको ये तोड़ना आना होगा, ये माइनस 2x को ऐसा टुकड़ा करना होगा कि इन दोनों का जो सम होगा वो माइनस 2x आना चाहिए। अब बताइए माइनस 4x प्लस 2x क्या होता है, माइनस 8x, सॉरी माइनस 2x। लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो इन दोनों के प्रोडक्ट क्या आता है, माइनस 8x स्क्वायर, क्योंकि माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी माइनस 8x स्क्वायर है। अगर इन दोनों शर्तों को पूरा करता है तो आपका जो तोड़े हैं, जो दो टर्म में लिखे वो आपका करेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक? फिर से समझा रहे हैं, इन दोनों का जो सम होगा ऐसा टुकड़ा कीजिए कि इन दोनों का सम माइनस 2x आना चाहिए। तो माइनस 4x प्लस 2x लिखने से आ जा रहा है।
और इसका प्रोडक्ट जितना आएगा वही इसका भी प्रोडक्ट आना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे x यदि हम कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ पर आप लिख सकते हैं x माइनस 4 यहाँ से भी और यहाँ से भी यदि हम कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस का 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। दैट इज x माइनस 4 इक्वल। अब देखिए आप एक चीज समझिए, मान लीजिए कोई दो नंबर है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 है। आप खुद सोचिए दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है? जब या तो ये a 0 होगा, या तो ये b 0 होगा, या तो दोनों 0 होंगे। बताइए, वरना ए बी का प्रोडक्ट 0 आ सकता है। ये कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 आ सकता है जब उनमें से कोई एक टर्म या तो दोनों टर्म 0 होने चाहिए। यानी कि या तो ए वाले 0 होने चाहिए या तो बी वाले 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 का प्रोडक्ट 0 आया, मतलब आप कहेंगे कि या तो x माइनस 4 0 है या तो x प्लस 2 का वैल्यू 0 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू 4 आया और x का वैल्यू माइनस 2 आया है। ये x का वैल्यू 4, ये x का वैल्यू क्या है? यही तो है जीरोज, यही तो है शून्यांक, यही तो वो वैल्यू है जिसको हम यहाँ पे रखने से क्या आएगा? 0 आएगा। बताइए यहाँ पे यदि हम 4 रखेंगे, प्रैक्टिकली समझा रहे हैं, यहाँ पे 4 रखिए, 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8। बताइए 16 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16 इक्वल 0। यानी कि हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं therefore zeros of x square minus 2x minus 8 are 4 and minus 2। ठीक है, यानी कि इसके जो 0 आए हैं वो क्या क्या आए हैं? 4 आए हैं, ये माइनस 2 आए। यहां तक क्लियर है। लेकिन आपको एक और चीज पूछा है, आपको पूछा है कि इसका जो रिलेशन है, इसका जो संबंध है, इसका जो रिश्ता है, उसको भी आप वेरीफाई कीजिए। रिश्ता क्या है? सम ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो चलिए सबसे पहले यहां तक नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका अगर हम वेरीफाई करेंगे क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे सम ऑफ रूट्स यानी कि क्या? 4 प्लस माइनस 2, यानी कि ये आएगा 2। अब ये वाले 2 को हम क्या लिख सकते हैं? ये वाले 2 को हम लिख सकते हैं माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, और इसको 1 भी लिख सकते हैं। तो ये वाले जो माइनस है, ये वाले जो माइनस है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x। ये माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं? EFFIC लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। और ये जो 1 है, ये क्या है? ये 1 के एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। चलिए एक चीज वेरीफाई हो गया, लेकिन और भी हम वेरीफाई करना चाहेंगे। अब देखिए प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ जब रूट्स कर रहे हैं, यानी कि 4 इंटू माइनस 2, यानी कि होगा माइनस 8। अब ये माइनस 8 को लिख सकते हैं माइनस 8/1। अब देखिए यहां भी आया कि नहीं? ये क्या है? माइनस 8 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म कितना? माइनस 8 है। और ये 1 को लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपके रूट्स भी निकल चुके हैं। कौन कौन निकले? एक है 4 और माइनस 2, और उसका जो रिलेशन है, रिश्ता है, वो भी वेरीफाई हो चुका है। इस तरह से बाकी सवाल भी कर सकते हैं, तो जल्दी से लिख लीजिए। देखिए थोड़ा सा जो है हमारा एक पॉइंट छूटा हुआ था, इसके लिए माफी चाहते हैं। थोड़ा बीच में आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए
क्या कहता है कि अल्फा बीटा गामा, अभी 3 रूट्स है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, बी द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए जब क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है तो हाईएस्ट उसके 3 रूट्स आ सकते हैं, हम भी आपको बताए थे। इस केस में अल्फा बीटा गामा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स होगा, सॉरी सम ऑफ जीरोस जो होंगे वो होंगे माइनस बी बाई ए, ठीक है, यानी कि माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा जो होगा ये सी बाई ए होगा, और अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू होगा ये माइनस डी बाई ए होगा। यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग बना रहे थे इसको बनाते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था ये आप बहुत अच्छे तरह से बना चुके हैं। चलिए अब नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बनाते हैं, जैसे कि 5 नंबर बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए 5 नंबर बनाएंगे। 5 नंबर क्या कहता है, टी स्क्वायर माइनस 15 है, टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो वी हैव, हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 15, तो टी इक्वल टू कितना आएगा प्लस माइनस रूट 15, ठीक है। देयरफॉर जीरोज ऑफ, एक मिनट, therefore zeros of the polynomial is, zeros of the polynomial are, क्या क्या आया, एक प्लस 15 आया और एक माइनस 15 आया, ठीक है। अब देखिए इसका जो रिलेशन है इसको भी वेरीफाई करना है, ठीक है। देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू टी माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 है, बी का जो वैल्यू है ये 0 और सी का वैल्यू है माइनस 15, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स, जब सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो प्लस 15 रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 बच जाएगा। 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, और ये वाले 0 को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाले 0 को हम लिख सकते हैं, ये माइनस 0/1 भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये 1 को लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये हो गया। फिर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कहा गया ना, रूट्स भी लिख सकते हैं लेकिन 0 ही लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होगा, रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक दूसरे का कैंसिल हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, और माइनस 15 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, और माइनस 15 को माइनस 15/1 लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म। एक मिनट हम यहां से मिस्टेक कर रहे हैं, है तेरिक, कोफिशिएंट ऑफ, एक मिनट, कोफिशिएंट ऑफ टी होगा ना, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टी होगा बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो इस तरह से आप जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं यदि आप चाहेंगे तो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, अब फिलहाल यहाँ तक लिख लीजिए और 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा लेंगे। देखिए मान लीजिए 6x² माइनस 3 माइनस 7x, एक है 3 नंबर 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। कैसे फॉर्म में लिखेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, और भी इधर लिखेंगे ताकि जगह बच जाएगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 6x², 7x को किस में तोड़ेंगे,
कि दोनों का सम -7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं -9x + 2x। तो -9x + 2x हो जाएगा -7x और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है -18 और -6x² इंटू -3 भी -18 होता है, यानी कि हमारा जो है वो करेक्ट है। ठीक है, -3 = 0। यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकती हैं, यहाँ पे आप 3x कॉमन निकाल सकती है, यहाँ भी 3x और यहाँ भी 3 है। तो 3x जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, तो अपना 3x × 2x 6x² बचेगा, माइनस क्या बचेगा 3 प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो 2x - 3 = हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x + 1 और 2x - 3 = आ जाएगा 0। तो 3x + 1 = आ जाएगा 0 और 2x - 3 = भी आ जाएगा 0। तो 3x + 3x = आ जाएगा -1, तो x का वैल्यू आ जाएगा -1/3। यहाँ पे 2x का जो वैल्यू आ जाएगा 3, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 3/2। यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हैं the zeros of the polynomial are the zeros of the polynomial are -1/3 and -1/3 and 3/2। ये आ गया है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अब वेरीफाई भी करना है। तो चलिए वेरिफिकेशन भी करते हैं। तो वेरिफिकेशन करने के लिए जल्दी से यहाँ तक लिख लीजिए, हम मिटाएंगे। चलिए वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इक्वल क्या होगा -1/3 + 3/2। एलसीएम लेंगे 6 -2 और इधर आएगा -2 और इधर आएगा +9, यानी कि आ जाएगा -7/6। कितना है -7/6। अब ये -7 और ये 7 हाँ ठीक है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं ना 6x² - 7x - 3 = 0। तो -7/6 आ चुका है। तो एक मिनट देखिए, यहाँ पे -7 नहीं होगा, +7 होगा। तो ये +7 को हम लिख सकते हैं -7/6। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो माइनस है और ये देखिए माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। -7 को क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। 6 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, चलिए सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो चुका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि -1/3 × 3/2, ये और ये कैंसिल, यानी कि आ गया -1/2। अब देखिए -1/2 को हम लिख सकते हैं, -1/2 को हम लिख सकते हैं -3/6। फिर तो -3/6 कैंसिल होकर -1/2 ही बचेगा। यानी कि अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं -3/6 है। देखिए जो -3/6 आया ना, तो लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म और ये 6 को लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन बनाते हैं। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि 6 नंबर है। एक 4u² प्लस 8u को बनाते हैं। 4 नंबर 4u² प्लस 8u इक्वल टू, यदि हम 0 पुटिंग करते हैं तो 4 कॉमन निकालते हैं। 4u तो क्या आएगा, 4u कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा u प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो 4u इक्वल टू भी 0 होगा और u प्लस 2 इक्वल टू भी 0 होगा। तो u इक्वल टू 0/4, यानी कि u का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, और u इक्वल टू आ जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम सम ऑफ रूट्स करने जाते हैं, सम ऑफ देयरफॉर जीरोज आर क्या क्या आएगा 4, अरे यार यहाँ पे 0 ना जाएगा, 0 एंड -2। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ 0 क्या आएगा 0 प्लस -2, यानी कि हम लिख सकते हैं -2/1। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 4u² प्लस 8u, कांस्टेंट कुछ नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब बताइए, यानी कि यदि हम 4 यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो 4 कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, u² प्लस 2u इक्वल टू 0। तो u² प्लस 2u इक्वल टू 0। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ u कितना आया, 2 आया। जरा समझिएगा, या तो आप इसको ऐसे बनाइएगा, पहले ना आप इसको ऐसे कीजिए। ठीक है, इसको ऐसे कीजिए, पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब जो भी कॉमन आएगा, 4 यदि कॉमन आता है तो पहले कॉमन ला लेते हैं तो आपका सही रहेगा। तो u² प्लस 2u इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो u² प्लस 2u इक्वल टू आ जाएगा 0/4। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि हम लिखना चाहते हैं तो u² प्लस 2u, कांस्टेंट अब कुछ नहीं तो 0 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ से आप एक काम कीजिएगा, यहाँ से हम u² कॉमन निकालेंगे। दोनों में से यदि हम u कॉमन निकालेंगे तो u प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ पे u इक्वल टू भी 0 लिख सकते हैं और u प्लस 2 इक्वल टू भी 0 लिख सकते हैं। तो u का वैल्यू आ गया -2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द जीरोज ऑफ polynomial are, zeros of polynomial are 0 and -2। ठीक है, अब इसका चलिए वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा बताइए, तो 0 प्लस -2 यानी कि कितना है -2। -2 को -2/1 लिख सकते हैं। अब ये जो माइनस है, अब ये माइनस और ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 2 है कोएफिशिएंट ऑफ u है, COEFF, कोएफिशिएंट ऑफ u। और ये नीचे वाले 1 को हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ u²। क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ u²। चलिए सम ऑफ रूट्स वेरीफाई हो चुका, प्रोडक्ट ऑफ रूट को आप वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ, देखिए रूट्स भी कह सकते हैं या तो जीरोज भी कहते हैं, या तो जब क्वेश्चन में लिखा है 0 तो आप 0 ही लिखिए, बाकी यदि आप रूट्स भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना आएगा, 0 इंटू -2 यानी कि 0 को लिखते हैं 0/1। और ये 0/1, ये 0 क्या है, ये 0 है कांस्टेंट टर्म, और 1 को लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ u²।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। हम बहुत सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व करा दिए एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट नंबर। तो आप प्लीज़ फर्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा बहुत जो बचे हुए सवाल है ये आप खुद से कर लीजिएगा। हम सेकेंड नंबर पे चलते हैं। पहले जल्दी से यहाँ तक लिख लीजिए। तो आइए एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले के क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहता था, लेकिन आपको अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, जिसमें आपको बोला गया है कि पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर्स इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। यानी कि ये जो दिए गए नंबर से ये क्या है, सम ऑफ जीरो है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है रेस्पेक्टिवली, ये दिया हुआ है। यानी कि आप इससे पहले क्या निकालते थे, सम ऑफ जीरो निकालते थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहता था। मगर अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है और सम ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये दिया हुआ। ठीक है, तो हम दिया हुआ लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो का वैल्यू 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 है। अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला हम प्रूव करवा दिए थे, वी नो दैट या तो ऐसा लिखते हैं, वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, जीरो। यही हम एक चीज प्रूव करवा दिए थे कि किसी भी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, कोई भी पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1/4x प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू है -1 इक्वल टू जीरो। यहाँ पे यदि आप 4 एलसीएम लेना चाहते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो, which is required polynomial, quadratic polynomial। यहाँ तक कोई दिक्कत हमें नहीं लग रहा है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या इसमें आएगा, लेकिन फिर भी और भी क्वेश्चन बनाते हैं। फिलहाल जल्दी से इसको उड़ा दीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अब इसका 2 नंबर को भी बनाते हैं। 2 नंबर में कहता है कि √2 और 1/3 दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ √2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ 1/3। ठीक है, सिंस इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of the polynomial then quadratic polynomial is क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू होता है जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, √2x प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 1/3। ठीक है, ये हो गया आंसर। आप इसको आगे ले जाके इसमें भी कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप बनाना चाहते हैं थर्ड नंबर कहता है 0 और √5 दिया हुआ है, 0 और √5 दिया हुआ है, यानी कि सॉल्यूशन
अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ √5. Since if alpha and beta are zeros of the polynomial then the quadratic polynomial is क्या फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू होता है 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू √5 इक्वल टू हो जाएगा 0. यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू हो जाएगा 0. तो यहाँ तक एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड नंबर भी हो चुका है. अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बना देते हैं और एक क्वेश्चन बना देते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 फिलहाल जल्दी से लिख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि -1/4 है. 5 नंबर -1/4 है और एक है 1/4, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ 1/4. कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पे रख देना है. अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है -1/4 और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है 1/4. यहाँ पे रख दिए. रखने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा एलसीएम ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर यहाँ पे कर सकते हैं 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू हो जाएगा 0. यहाँ से अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो 4 एलसीएम ले सकते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0. ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए. एक्सरसाइज 2.2 बहुत बहुत बधाई हो, आपने एक्सरसाइज 2.2 भी पूरे तरीके से पूरे अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिए. एक और एक्सरसाइज बाकी है, जी हाँ, उसको भी जल्दी से निपटा लेते हैं. तो स्टूडेंट आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 तक ही करते हैं. नेक्स्ट वीडियो जो हमारा कल अपलोड होगा उसमें आपकी एक्सरसाइज 2.3 दैट इज जो फॉर्मूला लगाना है, डिवीजन, एल्गोरिथम और पॉलिनोमियल, ये सारे कॉन्सेप्ट को तोड़ेंगे. इसके क्वेश्चन एकदम बोर्ड के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो ये वाला टॉपिक आप बिल्कुल नहीं छोड़ेगा. तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं. एक्सरसाइज 2.3 का जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम लेकर आएंगे. ठीक है.